नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 29 नवंबर है, तो आज की क्लास में 29 नवंबर से संबंधित जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें और क्लास के दौरान आप लोग अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि जब भी मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करती हूँ तो जो कुछ भी पर्सन हो, चाहे कोई प्लेस हो, जो भी न्यूज रहता है उससे रिलेटेड और भी सारी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हुई चलती हूँ। तो उन पॉइंट्स, उन फैक्ट्स को नोट डाउन करते हुए चला करिए और सिर्फ ना नोट डाउन बल्कि रिविजन भी करते रहिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से भी संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले लास्ट बात ये कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे चैनल से रिलेटेड जो भी क्लास होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम से मिलता रहेगा और इससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे टीबी यानी कि क्षय रोग मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत बनाया गया है। जैसा कि भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है भारत को टीबी रोग से मुक्त कराने का प्रयास, इसी के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है टीबी या फिर क्षय रोग मुक्त भारत अभियान, और इसका अभी हाल ही में राष्ट्रीय दूत बनाया गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी कि दीपा मलिक को बनाया गया। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। दीपा मलिक के उपलब्धियों के बारे में दोस्तों देखा जाए तो ये पद्मश्री, इनको पद्मश्री मिला है, ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए इनको खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये भारत की पहली पैरा ओलंपिक विजेता, पदक विजेता भी रही है, ठीक है। और साथ ही साथ इस समय देखा जाए तो ये भारत की जो पैरा ओलंपिक समिति है उनकी ये वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर दीपा मलिक, ठीक है। और इनको ही भारत सरकार के द्वारा क्षय रोग यानी कि जो टीबी बीमारी है, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत और साथ ही साथ निक्षय मित्र बनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, निक्षय मित्र भी इनको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट हमें और भी इंपॉर्टेंट मिल रही है कि भारत की पहली पैरा ओलंपिक जो महिला रही है जिनको खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम इस अभियान के बारे में बात करें तो ये जो इनको जो दूत बनाया गया है, राष्ट्रीय दूत, किसका, प्रधानमंत्री क्षय मुक्त भारत अभियान के तहत ये पहल की जा रही है। और इस पहल के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो इस पहल की शुरुआत इसी वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। कब, 9 सितंबर 2022। ध्यान रखिएगा 9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री क्षय मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी राष्ट्रपति जी के द्वारा। और इस अभियान के तहत जो उद्देश्य है या फिर जो लक्ष्य रखा है वो देश को 2025 तक क्षय रोग मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि भारत से जो क्षय रोग है, जो टीबी रोग है, उसका उन्मूलन कर देना कब तक, 2025 तक। यही है प्रधानमंत्री क्षय मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य, जिसे इसी वर्ष 2022 में सितंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। अगर हम क्षय रोग की बात करें दोस्तों तो इसके जो ये एक जीवाणु के कारण होने वाली ये बीमारी है, जो कौन से जीवाणु दोस्तों, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर ये देखा जाए हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है आमतौर पर ये फेफड़ों को, क्योंकि आप इसमें देखिए बहुत जिनको टीबी हुई रहती है उनको खांसी बहुत आती है, तो खांसी की वजह से फेफड़े प्रभावित होते हैं। और भी देखा जाए तो इसमें शरीर के अन्य हिस्से भी प्रभावित होते हैं। इससे संबंधित जो इस टीबी रोग से संबंधित जो टीका है जिसका नाम है बेसिल क्लेमेंट गोएरिन, ठीक है। इस टीके का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बीमारी है, इसका रोग है, ये जो रोग है इसका उपचार उपलब्ध है। और ये जो टीबी रोग से संबंधित जो टीका है उसका नाम है बेसिल क्लेमेंट गोएरिन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां स्थापित की जा रही है, तो ऋषिकेश, देवस्थल, हानेले या फिर माउंट आबू। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो लद्दाख का खानेले स्थान है, ठीक है। और यहीं पे भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जा रही है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो स्थापना की जा रही है कौन सी, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी, ठीक है, ये किया जा रहा है
लद्दाख के हैनेले में। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, जो कि किसके तहत आता है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक परिषद है जिसका नाम है वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद। इसी के द्वारा लद्दाख के हैनेले में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जा रही है। इस सेंचुरी की बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व है, जो कि लद्दाख में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, उसी के एक हिस्से के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहां पे है, जो हाल फिलहाल में भी चर्चा में रहा है, ये लद्दाख में है। और यहीं पे हानले नामक, लद्दाख के हानले में इसी चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से के रूप में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी को स्थापित किया जा रहा है। एक तरीके से सेंचुरी की वजह से देखा जाए तो भारत में एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एस्ट्रो पर्यटन दोस्तों क्या होता है? यानी कि एस्ट्रो टूरिज्म, यानी कि जब कोई टूरिस्ट आता है तो उनको एस्ट्रोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित जो हम जानकारी देते हैं उसी को क्या कहते हैं? एस्ट्रो पर्यटन कहा जाता है। तो इससे एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और ऑप्टिकल इंफ्रारेड गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया के लिए सबसे ऊंची जगहों में से ये एक होगा। कौन सा दोस्तों? हैनाले। ठीक है, हानले की बात क्या दोस्तों कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लद्दाख का हानले ही ये स्थान ही क्यों चुना गया है इस नाइट स्काई सेंचुरी के लिए, तो देखिए अगर हानले की हम बात करें, जो कि लद्दाख के सबसे ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में से स्थित है, लद्दाख काफी ठंडा है, तो वहां का जो सबसे ठंडा रेगिस्तान के क्षेत्र में ये स्थित हानले है। और यहाँ पे देखा जाए ये जो जगह है हानले, ये किसी भी मानवीय बाधाओं से दूर, यानी कि किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पूरे वर्ष देखा तो आसमान काफी साफ रहता है। और मौसम की बात किया जाए तो काफी ड्राई वेदर यानी कि शुष्क मौसम की स्थिति यहाँ मौजूद रहती है। इससे जब आकाश साफ रहेगा दोस्तों तो अंतरिक्ष में जो तारे हैं वो हमें क्लियर दिखेंगे, अच्छे से दिखेंगे। तो एक तरीके से हम टेलीस्कोप के माध्यम से वहां के एक तरीके से आकाश के अभ्यारण्य को हम देख सकेंगे। तो इसीलिए इस स्थान को चुना गया है। ठीक है, हानले में देखा जाए यहाँ पे जो विश्व का माना जाता है सबसे ऊंचा गांव भी स्थित है। आप थोड़ा सा गूगल सर्च करके देखेगा, काफी खूबसूरत ये जगह है हानले। और यहीं पे देखा जाए ये जो है भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जा रही है। ठीक है, चलिए, चूंकि हम बात कर रहे हैं लद्दाख के बारे में, ठीक है, जिसको हाल फिलहाल में जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो यहाँ पे लद्दाख के बारे में बात किया जाए तो आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे आपको दिख रहा है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की बात किया जाए दोस्तों, जिसकी राजधानी लेह है और यहाँ के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर हैं। ठीक है, लद्दाख जो है जिसकी अपनी 2-3 अंतरराष्ट्रीय सीमा है और साथ ही साथ देखा जाए तो एक अपने जो है 2 अपने राज्यों की सीमा से ये टच करता है। तो यहाँ पे चाइना, अफगान यहाँ पे, ठीक है, और साथ ही साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अपनी सीमा को साझा करता है। और राज्यों की बात करें तो यहाँ पे एक हिमाचल प्रदेश और एक शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, अगर हम बात करें हाल फिलहाल में चर्चा में भी काफी रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा सिंकुला दर्रे पे किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है किसके द्वारा, तो ये सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जा रहा है दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण। और जो कितनी ऊंची पे दोस्तों, तो सिंकुला दर्रे पे 16,580 फीट पे ऊंचाई पे किया जा रहा है। और ये जो सुरंग होगी ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये ला यानी कि दर्रे को ध्यान रखेगा, सिंकुला दर्रा। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि लद्दाख के जो सांसद हैं वर्तमान में, एक सांसद, वो कौन है, उनका नाम आप मुझे बताइए। ठीक है, काफी चर्चा में भी रहते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? ध्यान रखिएगा यहाँ पे अध्यक्षता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप जान रहे हैं ये जो मनरेगा कार्यक्रम है, ठीक है, जो कि एक अधिनियम है, इसमें जो है कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है, एक समिति का गठन किया है जो सुझाव देगी। तो ये किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया है इसका दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। किसमें सुधार के लिए, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सुधार के लिए।
तो केंद्र सरकार ने जो पूर्व ग्रामीण विकास सचिव रहे हैं ये अमरजीत सिन्हा, ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है जो कि सुझाव देगा किसके लिए, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जो कुछ भी कमियां, उन कमियों को दूर करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए ये पैनल अपना सुझाव देगा। ठीक है, इस समिति की बात करें दोस्तों जो कि अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में गठित की गई है, ये मनरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा। ठीक है, और विशेष रूप से ये देखेगा कि जिस योजना को गरीबी को दूर करने के लिए जिस योजना को लागू किया गया था, वो गरीबी उन्मूलन के उपकरण के रूप में कार्यक्रम की प्रभावकारिता का आकलन करेगा कि कितना जो है ये मनरेगा जो कार्यक्रम रहा है वो कितना प्रभावकारी तरीके से गरीबी का उन्मूलन करने में सक्षम रही, क्या उसकी भूमिका रही, उसका क्रियान्वयन किस तरीके का रहा, ये सारी चीजों की समीक्षा करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें सिन्हा समिति की तो ये देखा जाए ये क्या क्या चीजों के बारे में जो है कार्य करेगी, तो इसमें देखा जाए मनरेगा कार्य की मांग के पीछे विभिन्न कारकों के बारे में ये देखी जानकारी लेगी, जो खर्चे का रुझान है वो देखेगी, अंतर राज्य विविधता और कार्य की संरचना का अध्ययन करेगी। कौन सी ये सिन्हा समिति, ठीक है। चूंकि हम बात करें इस कार्यक्रम के बारे में, इस अधिनियम यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो इस 2005 में ठीक है आया था, जिसे देखा जाए संसद के द्वारा दोस्तों कब पारित किया गया था, 23 अगस्त 2005 में इसे संसद के द्वारा पारित किया गया था और ये अधिनियम लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को मनरेगा कार्यक्रम लागू हुआ। प्रारंभ में जब ये कार्यक्रम आया था तो इसका नाम नरेगा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नरेगा था, लेकिन आगे चल करके 2 अक्टूबर 2009 में इसमें इस कार्यक्रम को संशोधित किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया और इसका नाम जो है नरेगा से हटाकर क्या कर दिया गया दोस्तों, मनरेगा, महात्मा गांधी, ठीक है, ये कर दिया गया। और इसके बारे में देखा जाए, अगर इस कार्यक्रम के विशेषताओं को देखा जाए तो इस कार्यक्रम के तहत जितने भी जो ग्रामीण परिवार रहे, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार रहे, उनमें एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक साल में जितने भी दिन होते हैं उसमें लगभग कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है कि अगर एक ग्रामीण परिवार है तो उस ग्रामीण परिवार में जो भी एक वित्तीय वर्ष के लगभग 100 दिनों तक कार्य दिया जाएगा, ठीक है, मजदूरी रोजगार प्रावधान किया जाएगा। और इसमें देखा जाए जैसे वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस कार्यक्रम के बारे ये जो योजना है इसको किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण में ये है, तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ये योजना कार्य करती है, ध्यान रखेगा। मनरेगा जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रशासित की जाती है, नियंत्रित की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा की निम्नलिखित में से किस देश राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, ठीक है, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे जो अभी 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसमें प्रत्येक वर्ष मुख्य अतिथि आते हैं, लेकिन देखिए 2020, 2021 और 2022 में नहीं आ पाए थे, लेकिन 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाएंगे उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। क्वेश्चन पूछा है कि ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, तुर्की के हैं, सऊदी अरब के, इजराइल के या फिर मिस्र के हैं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि के रूप में बाद में आएंगे, ठीक है। तो भारत सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस वर्ष यानी कि 2023 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा भारत द्वारा जो कि गणतंत्र दिवस समारोह की मेजबानी करने वाले पहले ये मिस्र के नेता होंगे, ठीक है। अभी तक देखा जाए कोई भी मिस्र के लीडर रहे हो, कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अभी तक गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आए थे, ये पहले ऐसे नेता होंगे मिस्र के जो गणतंत्र दिवस के जो समारोह है उसकी मेजबानी करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए जो अंतिम, चूंकि हमने बात किया कि वर्ष 2021 पैंडेमिक की वजह से और 2022 में कोई भी गणतंत्र दिवस के अवसर पे कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे, तो चूंकि लास्ट जो आए थे विदेशी मुख्य अतिथि वो 2020 में आए थे, कौन थे, तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जो थे वो राष्ट्रपति थे, ठीक है।
वो मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस पे आए थे 2020 में। अगर पूछा जाए कि पहले मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस परेड के, तो पहले जो गणतंत्र दिवस 1950 में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, कौन, सुकर्णो। ठीक है, सुकर्णो जो थे ये पहले मुख्य अतिथि रहे हैं गणतंत्र दिवस परेड के, 1950 में आए थे और इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। वहीं देखा जाए कि 1961 में जो पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, महिला, यहाँ पे महिला देखिए, यहाँ पे टाइपिंग गलत है, तो महिला मुख्य अतिथि के तौर पर कौन रही है, तो यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि 1961 में पहली महिला मुख्य अतिथि के तौर पे आई थी गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान। ठीक है, अगर हम बात करें इस समारोह का जो आयोजन किया जाता है वो किस मंत्रालय के द्वारा, तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी 2023 में कहा एरो इंडिया शो का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो एरो इंडिया शो का आयोजन किया जाएगा फरवरी 2023 में, कहां किया जाएगा, बेंगलुरु में, मुंबई में, हैदराबाद में या फिर चेन्नई में। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, बेंगलुरु में जो है एरो इंडिया शो का आयोजन किया जाएगा अगले वर्ष फरवरी में। तो जो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय है उसने हाल ही में बताया कि जो द्विवार्षिक एयर शो होता है जिसका नाम है एरो इंडिया, उसका 2023 में जो आयोजन किया जाएगा वो 13 से लेकर के 17 फरवरी 2023 में किया जाएगा। कहां पे दोस्तों, तो कर्नाटक में बेंगलुरु में किया जाएगा। कौन से स्टेशन में, तो चहल का वायु सेना स्टेशन में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस वर्ष जो यानी कि 2023 में जो एरो इंडिया शो है वो 14वां संस्करण होगा। ठीक है, इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों तो 1996 से ये फरवरी महीने में किया जा रहा है, बेंगलुरु में ही आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, एरो इंडिया, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एरो, ठीक है, एरो इंडिया शो का जो आयोजन किया जा रहा है 1996 से किया जा रहा है, फरवरी महीने में किया जाता है, बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। 5 दिनों तक ये शो चलेगा पूरा। और इस दौरान देखा जाए तो इस प्रदर्शनी में जो है एरो इंडिया प्रदर्शनी एवं एयर शो में देखा जितने भी विदेशी जंगी विमान है वो भाग लेंगे। साथ ही साथ देखा जाए हवाई एरोबेटिक टीम के भाग लेने की भी पूरी संभावना यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में बेटिस्टी सावेज चीनो को नियुक्त किया गया है। देखिए अभी हाल फिलहाल में नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है जिनका नाम है यहाँ पे बेटिस्टी सावेज चीनो। ठीक है, ये किस देश की प्रधानमंत्री बनाई गई है दोस्तों, ब्राजील की, चिली की, पेरू की या फिर मैक्सिको की। करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, पेरू की नई प्रधानमंत्री बनी, आई देख लीजिए स्क्रीन पर इनकी आप तस्वीर, इनकी फोटो आप देख सकते हैं। तो जो पेरू के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है पेट्रो कास्टिलो, इन्होंने यहाँ पे बेटिस्टी सावेज चीनो को पेरू का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो कि यहाँ पे इनके पहले यानी कि चीनो के पहले जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है अनिबाल टोरेस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और उनके इस्तीफा देने के बाद वहां के जो पेरू के राष्ट्रपति पेट्रो कास्टिलो ने बेटिस्टी सावेज चीनो को पेरू का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। चूंकि इसी वर्ष इन्होंने राष्ट्रपति जो पेड्रो कास्टिलो है इसी वर्ष उन्होंने अपने पदभार को संभाला था। और जब से इन्होंने अपने पदभार को ग्रहण किया है तब से देश में 5वां जो है प्रधानमंत्री चीनो को नियुक्त किया गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं काफी जो है पेरू में राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा है। और इसी क्रम में देखा जाए 5वें प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है किसके कार्यकाल, किसके पद ग्रहण करने के दौरान, पेड्रो कास्टिलो जो कि यहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, चूंकि हम बात कर रहे हैं पेरू के बारे में जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है और ये आपके सामने साउथ अमेरिका का मैप खुला हुआ है। और अगर हम इसके वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पेरू दिखाई देगा। ठीक है, पेरू की दोस्तों बात किया जाए तो इसकी देखा जाए कितने कितने देशों से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए इक्वाडोर, ठीक है, यहाँ पे आपको कोलंबिया दिख रहा है, ब्राजील दिख रहा है, ठीक है, बोल्विया दिख रहा है और साथ ही साथ चिली से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। और साउथ पैसिफिक ओशियन से इसकी जो है सामुद्रिक सीमा लग रही है। पेरू जिसकी दोस्तों राजधानी क्या है, लीमा इसकी कैपिटल है। और यहाँ की जो मुद्रा की बात करें तो पेरुवाई न्यूवो सोल यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो चूंकि हम साउथ अमेरिका के बारे में बात करें और यहाँ पे आपको सारे कंट्रीज दिख रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मैप खोलिए अपना और देखिए कि कौन सी ऐसी 2 कंट्री है जो कि बोलिविया से, माफ करिएगा, ब्राजील से अपनी सीमा को साझा नहीं कर रही है। बाकी सभी कंट्री जो है वो ब्राजील से अपनी सीमा को साझा करती है, ये मुझे बताएं। ठीक है, कौन सी ऐसी 2 कंट्री है जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लग रही है। ठीक है, चलिए
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश की फिल्म आगंतुक ने गोवा के IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? तो ये पूछ रहा है जो प्रसाद DI पुरस्कार फिल्म ने जीता है जिसका नाम है आगंतुक, ये फिल्म किस देश की है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, बांग्लादेश की ये फिल्म है। और इसके बारे में देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है गोवा में अभी हाल फिलहाल में आयोजन हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, और ये 5 दिनों में का जो है फिल्म बाजार समापन हो गया। ठीक है, 5 दिनों तक का फिल्म बाजार चली, ठीक है, उसका समापन हो गया। और इसी दौरान देखा जाए प्रसाद DI पुरस्कार विजेता जो फिल्म रही है उसका नाम है आगंतुक, और ये आगंतुक फिल्म जो है ये बांग्लादेश की है। इस फिल्म के निर्देशन की बात किया जाए तो बिप्लब सरकार ने इस फिल्म को निर्देश किया था, डायरेक्शन जो डायरेक्टर थे बिप्लब सरकार थे। इसी दौरान कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए गए कुछ फिल्मों का, जिसमें से देखा जाए प्रसाद पोस्ट प्रोडक्शन अवार्ड जो जीता है वो कन्नड़ की फिल्म है जिसका नाम है मिथ्या। ठीक है, और वहीं देखा जाए तो मूवी बफ प्रशंसा पुरस्कार जीता है, एक फिल्म है बहुभाषीय फिल्म जो कि नेपाली कुमाइनी और हिंदी फिल्म है जिसका नाम है बहादुरी। इस बहादुर उसने मूवी बफ प्रशंसा पुरस्कार जीता है। अगर हम बात करें इस वर्ष जो कि 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ है, ये देखिए गोवा के जो राजधानी पणजी में आयोजित किया गया है 20 से लेकर के 28 नवंबर तक। ठीक है, कल ही इसका समापन था, और ये जो आयोजन किया गया है वो किसके द्वारा? तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, पणजी जो कि गोवा की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने पहली आत्महत्या रोकथाम नीति देश की है? ठीक है, पेश की है। ठीक है, यहाँ पे देखिए देश लिख गया है, यहाँ पे पेश की है। किसने पेश की है? फ्रांस ने, न्यूजीलैंड ने, भारत ने, स्पेन ने। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, भारत ने जो है अपनी पहली आत्महत्या रोकथाम नीति पेश की है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी पेश किया है। और ध्यान रखिएगा ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो कि देश में बढ़ रहे आत्महत्या यानी कि जो सुसाइडल केस है उनको रोकथाम करने के लिए, उनके पीछे कारकों को जानने के लिए इस नीति, इस कार्यक्रम को लागू किया गया, और ये अपनी तरह का देश में पहला कार्यक्रम है। इस रणनीति की बात किया जाए तो इस रणनीति के तहत जो भारत सरकार का मंत्रालय यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उसने लक्ष्य देखिए क्या रखा है कि 2030 तक समय पर कार्यवाही और बहुक्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना। तो वर्तमान में जितनी भी आत्महत्याएं हो रही है उन आत्महत्याओं को मतलब एक समय पर कार्यवाही, उसके पीछे जो कारण है उस कारण को जान करके उसका समाधान निकालना, और जितने भी बहुक्षेत्रीय जो सहयोग संगठन उनके सहयोग के माध्यम से इस आत्महत्या की दर को 10% तक कम करना, ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है इस रणनीति, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के तहत। ठीक है, इस रणनीति की बात किया जाए आत्महत्या की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्वी क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है। ये देख लीजिए जो भी यहाँ पे जो डेटा दिया गया है इसमें देखिए जो डेली वेजेस वर्कर है उनकी बहुत ज्यादा संख्या बताई गई है कि इनकी जो है काफी ज्यादा मृत्यु हो रही है, काफी आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें भी जो सर्वाधिक जो सुसाइड हो रहे हैं वो देखिए 15 से लेकर के 29 वर्ष की आयु तक के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बताया गया। यहाँ पे आप 2021 का डेटा देख सकते हैं जिसमें से देखिए टोटल जो सुसाइड है 1,64,000 समथिंग, उसमें देखा जाए 42,000 जो है आत्महत्या के केसेस रहे हैं डेली के वर्कर की। ठीक है, तो ये एक तरीके से देख सकते हैं आप, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेंस लिखेंगे वो भी इसके बारे में कि किस तरह की रणनीति भारत सरकार के द्वारा अपनाई जानी चाहिए। इस तरह की जो समस्या है समाज में जो उत्पन्न हो रही है, समाज के देखिए हर तबके को आकर के ऐसी समस्या के बारे में निदान पाने में सहयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के इस तरह की चुनौती जो देश के सामने खड़ी है वो पूरी एक तरीके से खत्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसी बारे में इस रणनीति को प्रेस किया गया है, ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप मुझे बताइए। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने ऑपरेशन टर्ट शील्ड लॉन्च किया है? तो इसका दोस्तों जो
करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि भारत ने ऑपरेशन टर्टल जो कि ताजे पानी के कछुओं के संरक्षण के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन टर्टल, ठीक है, भारत के द्वारा लॉन्च किया है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हाल फिलहाल में जो पनामा कंट्री है, लैटिन अमेरिका की कंट्री है पनामा, उसकी जो कैपिटल पनामा सिटी है, वहां पे हाल फिलहाल में साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, साइट्स का जो पार्टीज ऑन कॉन्फ्रेंस हुआ है 19वां, उसका आयोजन किया गया। तो ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, ध्यान रखिएगा 19 था किसका, साइट्स का। देखिए जलवायु पर जो परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन में जो कोप हुआ है वो 27 हुआ, जो कि मिस्र की राजधानी कायरा में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये है साइट्स का कोप 19। एक बच्चा बड़ा कंफ्यूज था, कमेंट बॉक्स में मुझे किया था, तो आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करिए। ये साइट्स का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 19, जो कि पनामा सिटी में हुआ है। और यहाँ पे इसी बैठक के दौरान, ये जब सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन की बैठक के दौरान देखा जाए तो जो भारत का जो वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है, उसके द्वारा जो ऑपरेशन तटसिल में जो जिस तरीके से जो प्रयास किया जा रहा है, जो ऑपरेशन तटसिल चलाया गया है, किस लिए, जो ताजे पानी के कछुए हैं उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए, उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए जो ऑपरेशन तटसिल चलाया गया, उसके जो परिणाम निकले हैं, उन परिणाम की काफी ज्यादा सराहना की गई। ओवरऑल देखा जाए तो भारत के द्वारा जो इन ताजे कछुओं को बचाए जाने का जो प्रयास किया गया है, जो भी कार्य किए गए, उन कार्यों की काफी ज्यादा सराहना, उनकी काफी ज्यादा जो है सराहना की गई, तारीफ की गई इस बैठक के दौरान। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ताजे पानी के कछुए की बात करें तो एक जिसका नाम देखिए क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बटाहुर कछुआ। ठीक है, इस कछुए के संरक्षण को, ठीक है, संरक्षण में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने ये प्रस्ताव कोप 19 साइट्स के कोप 19 में रखा, जिसको देखा जाए इन पार्टीज ने काफी समर्थन दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोप 19 साइट्स जो था, साइट्स का कोप 19 में किस कछुए के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने प्रस्ताव रखा है, तो बटाहुर कछुआ। ठीक है, इस कछुआ की बात करें दोस्तों तो ये केवल मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य में ही पाया जाता है। ठीक है, अगर हम IUCN की रेड लिस्ट सूची में देखें तो ये संकटाग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, गंभीर रूप से संकटाग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए ये कछुआ कहाँ पाया जाता था, तो मध्य नेपाल में, पूर्वोत्तर भारत में, बांग्लादेश और बर्मा यानी कि म्यांमार में ये कछुआ पाया जाता था। तो अपने आप के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो कोप 19 साइट्स के कोप 19 कहां पे हुआ था दोस्तों, पनामा सिटी में। और जलवायु परिवर्तन पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 हुआ था वो मिस्र में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन होंगी। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो होने जा रही है, देखिए वो होने जा रही PT उषा। ठीक है, उड़न परी इनको कहा जाता था, दौड़ती थी तो ऐसा लगता था उड़ रही है, तो ये PT उषा, जिनकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख सकते हैं, चूंकि इनका उपनाम देख लीजिए क्या है, इनको उड़न परी कहा जाता था PT उषा को। और ये भारतीय ओलंपिक संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनना इनका लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी देखिए 10 दिसंबर को वोटिंग होगी इस पद के लिए। भारतीय ओलंपिक संघ पद के लिए जो वोटिंग होने वाली 10 दिसंबर की, उसकी अकेली ही उम्मीदवार है, इसलिए ऐसा पूरा तय है कि इस बार जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनेंगी वो PT उषा बनेंगी। अगर इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इन्होंने कई एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। 1984 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें 400 मीटर बाधा दौड़ की फाइनल में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। वर्तमान में दोस्तों देखा जाए तो ये भारतीय प्रतिभा संघ समिति की अध्यक्ष है, और ये जो भारतीय प्रतिभा संघ समिति है, इस समिति के द्वारा जो है पूरे भारत के स्कूलों में राष्ट्रीय स्तर की भारतीय प्रतिभा ओलंपियाड परीक्षा आयोजित की जाती है। ठीक है, तो जितने भी स्कूल के जो क्लास 1 से लेकर के 10 तक के जो बच्चे रहते हैं, उनमें जो भी कुछ प्रतिभा रहती है, उन प्रतिभा को उजागर करने के लिए इस परीक्षा का आयोजन यानी कि भारतीय प्रतिभा ओलंपियाड परीक्षा एग्जाम का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा, भारतीय प्रतिभा संघ समिति के द्वारा, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष PT उषा जी हैं। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बताइए कि 1984 का जो ओलंपिक हुआ था वो किस कंट्री में हुआ था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में सबसे पहला फैक्ट्स है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया। द इंडियन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा तैयार की गई,
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। वहीं बात करें हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड जिसका फर्स्ट स्टेप जो लॉन्च किया गया है वो बैंक जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया गया है। भारत की सबसे बड़ी पैक्स्ड कंपनी जिसका नाम है बिस्लरी का 6000 से लेकर के 7000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने के लिए कौन सी कंपनी तैयार है? तो टाटा कंज्यूमर, ठीक है, टाटा कंज्यूमर बिस्लरी का अधिग्रहण कर रही है 6000 से लेकर के 7000 करोड़ रुपए में, माफ करेगा। वहीं देखा जाए हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और आज का लास्ट हमारा फैक्ट ऑफ द डे है कि किसानों की मदद के लिए और फल और सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, इसमें हम लोगों ने 10 एमसीक्यू साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे देखा और क्लास के दौरान मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे उम्मीद करती हूँ उसका आप आंसर करेंगे। बाकी कोई और समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में उसको बारे में लिखिए, आपको जो भी समस्या है उसका समाधान उसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। आंसर करिए, काफी अच्छा लगता है। रोली जी, शमशेर जी, आप लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं, इसी तरह और भी लोग आंसर करते रहिए, ठीक है। जो लोग सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं कोशिश करिए कि वो आंसर करें, ठीक है। इससे आपका रिविजन भी होगा, चीजें तैयार भी होती चलेंगी। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।